Hey everyone, this is Arya. Welcome to my channel Arya's Classes. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, जो हम प्रीवियस वीडियो में हाफ कवर किया, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो इस टॉपिक को एंड इनफैक्ट हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज वाला टॉपिक जो है इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और पूरा समझना है इस टॉपिक को, ताकि आगे की भी सारे टॉपिक समझ में आ पाए। ठीक है, और देखो वीडियो को देख के आप लोग ऐसे ही चले जाते हो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में क्या जाता है यार, आपको और वीडियोस मिलेंगी इनफैक्ट, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब इस टर्मिनोलॉजी से क्या मतलब है, टर्मिनोलॉजीज में आप कंफ्यूज रहोगे। तो देखो, टर्मिनोलॉजीज का मीन्स ही टर्म होता है। क्या होता है? टर्म्स। वेट, टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता है? टर्म्स होता है। ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, इनका मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, तो मतलब आप कहोगे कि यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज क्यों लिखा हुआ है? मतलब न्यू मतलब आप जानते हो नया, एंड ओल्ड मतलब पुराना। तो देखो इसका मीन्स क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर टर्म या फिर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका पास्ट में वर्ड कुछ मीन्स जो था उस वर्ड का वो कुछ और था, बट एक टाइम पीरियड जब चेंज होता आया, ठीक है, तो उसका मतलब कुछ और हो गया। जैसे कि आपने मैप के एग्जाम्पल देखे, मैप के एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था कि 1154 सीई में जो मैप अल ऋषि ने बनाया था, है ना, अल ऋषि ने जो मैप बनाया था वही इंडिया का मैप, वो इंडिया का जो मैप था जो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बनाया था, वही सेम मैप इन 1720s एक फ्रेंच जियोग्राफर ने बनाया था। तो जो फ्रेंच जियोग्राफर थे उनका मैप डिफरेंट था एंड जो अल ऋषि थे उनका मैप डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा अंतर था। ठीक है, आपने अल ऋषि का मैप देखा तो उस पे जो श्रीलंका था वो ऊपर लटका हुआ था, है ना, उल्टा लटका हुआ था, दोनों पैर किए अपना ऊपर। बट जो इंडिया का मैप था, मतलब जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, वो सीधा था, जैसे कि हम आज देखते हैं, थोड़ा थोड़ा उसी की तरह मैच करता था। तो आपने देखा कि 600 ईयर्स में कितना डिफरेंट चेंज आया, लोगों का इंडिया को देखने का नज़रिया बदला, है ना, लोगों का इंडिया को देखने का एक पर्सपेक्टिव बदला। ठीक है, चेंज हुआ। पहले एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते थे, मतलब एक डिफरेंट नज़रिया से इंडिया को देखते थे। उसके बाद जो 1600 ईयर्स बाद कुछ एक मतलब डिफरेंट वे से देखना शुरू किया। हो सकता है अल ऋषि जो थे नॉर्थ इंडिया की साइड से आए हो, तो उन्होंने साउथ इंडिया की तरफ से मैप बनाना शुरू किया हो, है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता वो रीज़न, हम तो सिर्फ नजर लगा सकते हैं। ठीक है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा कि कितने सारे डिफरेंसेस आए। तो उसी तरीके से टर्म्स की बात यहाँ पे चल रही है कि मतलब पास्ट में उस टर्म की, उस पर्टिकुलर टर्म की मीनिंग कुछ और होती थी। ठीक है, और फिर चेंजेस आते आते थे सोसाइटी में। ठीक है, एंड और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते थे। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता था कि उस सेम टर्म का मीनिंग, स्पेलिंग सेम होती थी बट उस सेम टर्म का मीनिंग एक टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट मीनिंग। ठीक है, मीनिंग क्या होता था? चेंज हो जाता था। एंड अगर हम उसी वर्ड को देख लेना तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल्स को आप इस जो आपका ये टॉपिक है इसमें आप पढ़ोगे। आगे इतना समझ में आपको न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का मीन्स क्या है? समझ में आ गया ना भाई? चलो आगे देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया तो देखो, इस कंटेस्ट में बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा कि चेंजेस हर चीज़ में आते हैं। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद चेंजेस हर चीज़ में आते हैं। तो क्या है कि भाई जो लैंग्वेज है और मीनिंग्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको में दिया गया ना, व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस एंड दी मीनिंग्स, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किया भी कि चेंजेस इनमें मीनिंग्स में आते रहते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग में। तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो अभी मतलब एग्जिस्ट करते हैं, वेराइटी ऑफ, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कोई एक लैंग्वेज नहीं है पर्टिकुलर। और बात करें अगर मीनिंग की, तो जो मिडिवल पर्शियन जो थी ना, मिडिवल पर्शियन, उसको अगर आप देख लो, मॉडर्न पर्शियन को देख लो, मॉडर्न पर्शियन को देख लो, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ऐसे मीनिंग भी चेंज हो जाती है किसी वर्ड की।
इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आएंगे आपको, तो उसमें क्या होता है कि मीनिंग भी चेंज हो जाती है किसी वर्ड की। और फिर क्या होता है कि अगर आप वोकैबुलरी या ग्रामर की बात करो, सिर्फ वोकैबुलरी नहीं, पूरे के पूरे वर्ड, पूरे के पूरे सेंटेंसेस की मीनिंग चेंज होती जाती है। वही आप इसमें देखोगे अभी। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल हिंदुस्तान टर्म का या हिंदुस्तान वर्ड का, जो आप मानना चाहो। हिंदुस्तान जो एक टर्म है, इसका अगर आप अभी प्रेजेंट में मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान का मतलब बताओ मुझे, तो आप क्या कहोगे कि हिंदुस्तान का मतलब क्या है कि हमारा जो इंडिया है वही, मतलब उसे हम हिंदुस्तान बोलते हैं, है ना, यही आप कहोगे। बट अगर हम पास्ट में देखें तो हिंदुस्तान की मीनिंग ना कुछ और थी। हिंदुस्तान की मीनिंग कुछ और थी। क्या थी इसको भी देख लेते हैं। सी अभी जैसे आप देखते हो कि हिंदुस्तान का मीनिंग इंडिया होता है, ठीक है, और इनफेक्ट अपने नेशनल सॉन्ग में रहता है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, तो आपने देखा होगा। तो क्या है कि भाई हिंदुस्तान की मीनिंग अभी कुछ और है, बट अगर आप पास्ट के एग्जाम्पल हो ना, तो इस टर्म हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था। अब क्या था, देखो मॉडर्न नेशन स्टेट में हम भी अब देखते हैं, वही यहाँ पे बताया गया कि टुडे वी अंडरस्टैंड इंडिया एज द मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, अभी की स्टेट की तरह। बट इस टर्म का मीन, वेट, 13th सेंचुरी में अगर हम इस टर्म का मीनिंग देखें ना, इन दी 13th सेंचुरी, इस टर्म का अगर आप मीनिंग देखोगे तो क्या देखोगे, 13th सेंचुरी में क्रॉनिकल मिनराज आई सिराज जो थे, कौन, जो बेटा वर्ड्स को ना मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, आप लोग प्लीज अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, मतलब मैंने कहा ना क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको आंसर देना है, मतलब आप जो आंसर है वही रहेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि मिनराज आई सिराज की जगह कोई और नेम आ जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो सकता है बट आंसर तो उसका वही रहेगा। आंसर कैसे चेंज हो जाएगा, मतलब जो आंसर होगा एक्यूरेट आंसर वही रहेगा उसका, है ना, भले क्वेश्चन किसी फॉर्म में गोल गोल घुमा के दे दें। तो वही है कि अंडरलाइन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। 13th सेंचुरी में मिनराज आई सिराज जो थे क्रॉनिकल थे, जो कि पर्शियन में लिखते थे, ठीक है। क्रॉनिकल मतलब क्या होता है, इतिहासकार, ध्यान रखना, क्रॉनिकल मीन्स क्या होता है, इतिहासकार, तो वो एक इतिहासकार थे, ठीक है। तो इतिहासकार का काम क्या होता है, ऑब्वियसली इतिहास लिखेगा। और क्या बोलते हैं, मतलब हिस्टोरियन आपने सुना होगा ना, हिस्टोरियन तो एक उसी तरीके के होते थे, ठीक है। और हिस्टोरियन अभी बोलते हैं, पहले क्रॉनिकल्स बोला करते थे। तो क्या है भाई कि ये क्रॉनिकल मीन्स होता है इतिहासकार, तो ये पर्शियन में लैंग्वेज में लिखा करते थे। तो इनके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, तो हिंदुस्तान का मीन्स पता है क्या था, पंजाब और हरियाणा वाला जो रीजन था, और जो गंगा यमुना के बीच का रीजन आता था, वो इनके पर्सपेक्टिव से इन्होंने मतलब इस चीज़ को डिफाइन, हिंदुस्तान को कैसे डिफाइन किया था, द रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना, ये इन्होंने हिंदुस्तान बताया था इस रीजन को। और क्या कहा था कि जो ये सब, जो पंजाब हरियाणा और जो गंगा यमुना का बीच का रीजन है, ये सब दिल्ली सल्तनत में आता है, ये डोमिनियंस है किसके, दिल्ली सल्तनत के। इसलिए उस टाइम पे पूरे दिल्ली सल्तनत को हिंदुस्तान बताया जाता था, क्या कहते थे, वो हिंदुस्तान है। और जब दिल्ली सल्तनत और एक्सटेंड हुई थी ना, तो फिर कहा जाता था कि जो हिंदुस्तान है वो और बढ़ गया, वो और एक्सटेंड हो गया। आ गया समझ में कि इसका मीन्स उस टाइम पे क्या था, ठीक है। और जो साउथ इंडिया वाला रीजन था वो उसमें इंक्लूड नहीं करते थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में साउथ इंडिया का रीजन नहीं आता था। चलो, इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, किसी टर्म में अभी तक तो कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। डोमेन्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, चलो ये अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो उसके बाद क्या था कि जो किंग बाबर थे, अब बाबर कौन थे, कंफ्यूजन होगी ना, क्योंकि अभी इन 6th में आपने इसके टर्म के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि आपने एशियन हिस्ट्री पढ़ी है। अब जब दिल्ली सल्तनत मतलब मुगल एम्पायर और इन सब का आएगा 7th में, तब आप पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें आप पढ़ोगे मतलब बाबर और इन सब के बारे में। अभी तक तो आपने अशोका, हर्षवर्धन, इन सब के बारे में जाना था, ठीक है। तो अभी बाबर कौन थे, अकबर तो सुने ही होगा, अकबर तो मतलब काफ़ी फेमस रूलर है, ऐसे सुन लिया होगा आपने, ठीक है, अकबर। तो अकबर के जो फादर थे हुमायूं, एंड हुमायूं के फादर बाबर, सो वी कैन से ग्रैंड फादर ऑफ, कौन, ग्रैंड फादर ऑफ अकबर जो थे वो बाबर थे। तो जो बाबर थे उनके टाइम में ना 17th सेंचुरी में, वेट, बाबर, सॉरी इन दी 16th सेंचुरी नॉट 17, अर्ली 16th सेंचुरी में
जो बाबर थे उन्होंने इस हिंदुस्तान टर्म का कैसे डिस्क्राइब किया था, कैसे डिफाइन किया था इसको। he described the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of subcontinent। तो यहाँ का उन्हें यहाँ का जो उन्हें कल्चर था वो काफ़ी अच्छा लगा था। एंड फ्यूना मतलब जो वाइल्ड लाइफ था एक तरीके से, ये फ्यूना में आता है, ठीक है। तो ये अच्छा लगा था। तो हो सकता है उन्होंने कल्चर के पर्सपेक्टिव से कहा कि हिंदुस्तान का हमें कल्चर बहुत अच्छा लगा था, या फिर वाइल्ड लाइफ इन्हें अच्छी लगी हो। फ्यूना वाइल्ड लाइफ में आता है, ठीक है, तो वो अच्छी लगी हो इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान बोला उसे, ठीक है। मे बी हमें नहीं, इसमें जो आपके में दिया गया वही बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या है भाई कि उनका डिस्क्राइब करने का मीन्स ये था कि ही डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फ्यूना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट थी, इसकी फ्यूना, इसके कल्चर को उन्होंने हिंदुस्तान डिस्क्राइब किया था। इतना आगे समझ में। चलो, as we will see in the later chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet आमिर खुसरो एक काफ़ी फेमस पोएट थे, ठीक है। आपने सुना हो शायद, नहीं सुना तो अभी सुन लो, ठीक है। तो जो आमिर खुसरो थे एक पोएट थे, इन्होंने हिंदुस्तान को मतलब हिंद टर्म यूज़ किया था इसके लिए। क्या किया था? हिंद टर्म यूज़ किया था, HIND, हिंद। यहाँ पे अंडरलाइंड है, यहाँ पे ये टर्म हिंद, ठीक है, हिंद टर्म यूज़ किया था। अब क्या है भाई, जो मतलब अभी के टाइम पे हम हिंदुस्तान को क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम एक जियोग्राफिकल या कल्चरल आइडेंटिटी, जो इंडिया हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडिया यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो इंडिया दिया गया है, तो क्या होता है कि देखो जियोग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी लाइक इंडिया, तो उस टाइम पे ये इंडिया का आइडिया तो नहीं था, ठीक है। तो क्या था कि भाई idea of geographical and cultural identity like India did exist। इंडिया का उस टाइम पे कोई कुछ भी नहीं था मौजूद, ठीक है, वो वहाँ पे उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। और मतलब उस टाइम पे जियोग्राफिकल और कल्चरल को लेके हिंदुस्तान को बताया जाता था। और जो हिंदुस्तान टर्म है, अगर हम उस अभी देखें तो हम उसे पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के बेसिस पे, मतलब हम अभी इससे अपना कंट्री बताते हैं कि पूरी हमारी कंट्री है, तो पॉलिटिकल और नेशनल वे पे एक तरीके से बताते हैं, ठीक है। कि अभी मतलब यू कैन से कि पॉलिटिकल और नेशनल मीन्स बताते हैं अपने इस हिंदुस्तान टर्म का या वर्ड का पॉलिटिकल और नेशनल मीन्स होता है, ठीक है, मीनिंग होती है। तो उस टाइम पे नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया ना। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग। उस टाइम पे पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग इस हिंदुस्तान वर्ड की नहीं होती थी, जो कि अभी एग्जिस्ट करती है अभी, ठीक है, जो अभी हम लोग बताते हैं प्रेजेंट में, जो अभी एसोसिएट करती है, वो उस टाइम पे नेशनल एंड पॉलिटिकल मीन्स बेस से हिंदुस्तान को नहीं देखा जाता था, ठीक है। इस वर्ड को उस टाइम में पॉलिटिकल एंड नेशनल पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता था। चलो आगे चलते हैं। हिस्टोरियन जो थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल भी रहना पड़ता था। मतलब केयरफुल कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि मैप में जैसे आपने देखा ना कि हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते थे, ठीक है, तो उन्हें हर एक चीज़, हर एक जो सोर्स मिलता था उसके प्रति उन्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता था। क्यों रहना पड़ता था? रीज़न क्या था? क्योंकि दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन दी पास्ट। मतलब रीजन से जो हिस्टोरियंस थे उन्हें केयरफुल इसलिए रहना पड़ता था क्योंकि हर एक टर्म की जो मीन अभी है वो पास्ट में नहीं थी। जैसे आपने देखा कि अभी हिंदुस्तान की मीन्स कुछ और है बट पास्ट में कुछ और थी। तो हिस्टोरियन अगर हिस्ट्री लिखेंगे तो अभी वाली मीन तो नहीं मतलब नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो पास्ट में मतलब था वही तो बताएंगे, तभी तो वो हिस्ट्री होगी। वैसे अगर अभी वाली मीन लिखते तो क्या हिस्ट्री कहलाएगी? वो तो हमें ऑब्वियसली पता ही है ना। तो भाई हिस्ट्री लिखते वक्त हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जो पास्ट में जो मीनिंग थी ना उस पर्टिकुलर वर्ड की वो अभी नहीं है, वो मीनिंग चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी मतलब एक वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग चेंज हो गई। तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है हिंदुस्तान का। फिर क्या है? फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरिजनर। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है फॉरिजनर का, ठीक है। तो पहले समझ लो आप, फिर देखेंगे बुक की तरफ। फॉरिजनर देखो, अभी अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ फॉरिजनर का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ इस फॉरिजनर का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहोगे
कि फॉरेनर का मीन्स होता है जो मतलब फॉरेन कंट्री से हो वो फॉरेनर है हमारे लिए। जो फॉरेन कंट्री से आया हो, ठीक है, जो विदेश से आया हो वो हमारे लिए फॉरेनर है। बट अगर आप इन दी पास्ट इस टर्म को देखोगे, पहले के टाइम पे इस टर्म को देखोगे तो उसका मीन्स पता है क्या होता था? मतलब जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है, जैसे हम जानते ही नहीं है। अब आप कहोगे तो ऐसे तो हम जो विदेशी होता है उसको भी नहीं जानते हैं। हाँ, ऑब्वियसली नहीं जानते हैं, बट वो मतलब क्या बोलते हैं, वो फॉरेनर है, ठीक है, वो विदेश से आया है तब हम उसे फॉरेनर कह रहे हैं। बट अभी इंडिया मतलब उस टाइम पास्ट के टाइम पे क्या था कि इंडिया में ही भले ही कोई रह रहा हो, इंडिया के ही किसी स्टेट से हो, लेकिन हमारे लिए वो स्ट्रेंजर है क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। और उस पर्सपेक्टिव से तब क्या यूज़ किया जाता था? वर्ड फॉरेनर यूज़ किया जाता था कि भले ही वो इंडिया के किसी भी पार्ट से हो पर हम उसे नहीं जानते, इसलिए हम उसे फॉरेनर कहेंगे। हिंदी में इसका मीन्स होता है परदेसी या फिर अजनबी, ठीक है। मतलब हिंदी में नहीं, अजनबी वर्ड यूज़ होता था पर्शियन लैंग्वेज में। हिंदी में क्या होता था? परदेसी। आपने अपने ग्रैंडफादर से सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। नहीं सुना तो अभी सुन लो भाई, कि इसको क्या कहते थे? परदेसी कहते थे। भले ही मतलब हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन है, हमारी कंट्री का भले ही कोई पर्सन है, लेकिन हम उसे नहीं जानते, हमारे लिए वो स्ट्रेंजर है, इसलिए वो क्या होगा? फॉरेनर होगा, ठीक है। पास्ट में ये माना जाता था फॉरेनर का मीन्स। बट अभी हम लोग क्या मानते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि अपने नेशन, अपने इंडिया से नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? फॉरेनर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सब इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया एकदम, मतलब अच्छे से, ठीक है। तो फॉरेनर का मीन्स क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको वही दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, ठीक है। वही मैंने बताया कि जो हमारे नेशन, हमारे इंडिया से नहीं है, वो फॉरेनर होगा किसके लिए? हम लोगों के लिए। जो अभी आप लोगों के लिए भी वो फॉरेनर होगा, ठीक है। कोई अमेरिका से आ जाए तो वो आपके लिए एक फॉरेनर पर्सन है, ठीक है। अगर अमेरिका की जगह कोई आ जाए तमिलनाडु से, ठीक है, तो वो आपके लिए फॉरेनर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आप ही की कंट्री से बिलोंग करता है, वो आप ही की कंट्री के एक स्टेट से है, इसलिए आप उसे फॉरेनर नहीं कहोगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया इस एग्जाम्पल से आपको? चलो, सो इन दी medieval period a foreigner was any stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of the society or culture। ऑब्वियसली जो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, जिसे हम जानते नहीं है, ना हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा है, ना हमारे कल्चर का, तो वो हमारे लिए क्या होगा? फॉरेनर होगा, ठीक है। और उसी की जगह अगर कोई ऐसा पर्सन है जो भले ही किसी और स्टेट का या फिर मतलब किसी और कास्ट का है, पर वो हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में रह रहा है वो, तो वो हमारे लिए फॉरेनर नहीं होगा क्योंकि मतलब हम डेली उसे देखते हैं, ठीक है। या वो हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए फॉरेनर नहीं होगा। मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, अभी की मत समझ लेना, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि व्हाट आई वांट टू टेल यू एक्चुअली, ठीक है। तो फॉरेनर का मीन समझ में आ गया? इसका पर्सन में मीन्स होता है अजनबी, ठीक है। यहाँ पे सिटी डवेलर का एग्जाम्पल दिया गया है कि सिटी डवेलर जो होता है देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट डवेलर एज अ फॉरेनर, ठीक है, एज अ फॉरेनर। जो मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग अगर सिटी डवेलर है कोई, तो वो हमारे लिए एक फॉरेनर होगा क्योंकि वो हमारे स्टेट से नहीं है, हमारे मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे मतलब पहले के लोगों के लिए क्या होता था कि वो फॉरेनर होता था क्योंकि वो हमारे स्टेट से नहीं, हमारी सोसाइटी से नहीं है, वो कहीं और से आया है, ठीक है। भले ही इंडिया से आया हो लेकिन कहीं और से आया है, इसलिए वो फॉरेनर होगा। बट अगर उसी की जगह पे यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई पीजेंट होता जो कि सेम विलेज में, हमारे विलेज में रह रहा होता, तो वो हमारे लिए फॉरेनर नहीं होता क्योंकि वो हमारे विलेज में रह रहा है, हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है, हम उसे जानते हैं, इसलिए वो फॉरेनर नहीं होगा हमारे लिए। आई होप कि ये सब आपको, इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज। हिस्टोरियन मतलब अब देखो, हिस्टोरियंस का मीन सब जानते हो क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, जो हिस्ट्री लिखते हैं वही हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज मतलब कि हिस्ट्री लिखते तो है, बट ऐसा क्या सोर्स होता है जिससे वो हिस्ट्री लिखते हैं? कोई सोर्स तो होता होगा ना हिस्ट्री लिखने का भी,
तो एक्चुअली वो सोर्स क्या है कि जिससे वो हिस्ट्री लिखते हैं। तो वो मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आज हम ये बुक पढ़ रहे हैं, तो किसी टाइम पे ये किसी हिस्टोरियन ने लिखी होगी, तब ये बुक बन के एक आई है, ठीक है। तो हिस्टोरियन एंड सोर्स मतलब अब इसे ये सोर्स कहाँ से मिले लिखने के लिए, तो इस टॉपिक में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। हिस्टोरियंस जो होते थे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड देयर नेचर। मतलब हिस्टोरियंस कई सारे डिफरेंट सोर्सेज, एक कोई सोर्स नहीं होता था, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते थे, ठीक है। और वो डिपेंड करता था कि किस पीरियड में वो मतलब जो सोर्स है उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनकी इन्वेस्टिगेशन के नेचर पे डिपेंड करता था कि किस हिसाब से उनके मतलब वो हिस्ट्री लिखेंगे एक तरीके से, ठीक है। ये उनके टाइम पीरियड पे डिपेंड करता था एंड उनकी इन्वेस्टिगेशन पे। और क्या कि लास्ट ईयर जब 6th में थे आप लोग, तो आपने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, है ना, पढ़ा था। बट अब आप क्या पढ़ोगे, मतलब मुगल एम्पायर्स के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये सब पढ़ोगे। और इस बुक में आप समथिंग 700 to 750 सॉरी 1750 ईयर्स के बीच का जो टाइम मतलब जो ये टाइम पीरियड है, इतना आप मतलब ये सब पढ़ोगे जो भी आपकी 7th क्लास की हिस्ट्री है इसमें, ठीक है। और क्या है कि भाई देखो, हमने ये नोटिस किया है, क्या नोटिस किया है हमने, कि जो सोर्सेज हैं उनकी जो कॉन्टिन्यूटी है, मतलब जो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है, हिस्टोरियंस तो ऑब्वियसली लिखते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी जो है ना सोर्सेज की हिस्टोरियंस के द्वारा, मतलब तो वो क्या है कि वी कैन से, एक सेकेंड रुकना प्लीज, देखो, some continuity in the sources and the historians for the study of this period। हमने नोटिस किया होगा कि हिस्टोरियंस की जो मतलब कॉन्टिन्यूसली वो लोग हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अभी एक बुक लिखी है उसके बाद फिर बंद कर देंगे लिखना। हम 7th में 6th में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, एंड नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी उनमें भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दे रहा है कि हमने नोटिस किया है कि सम कॉन्टिन्यूटी इन दी सोर्सेज यूज्ड बाय दी हिस्टोरियंस। सोर्सेज की जो कॉन्टिन्यूटी है जो हिस्टोरियंस यूज करते हैं सोर्सेज हिस्ट्री को लिखने के लिए, ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। किसी पीरियड की ऑब्वियसली स्टडी करते होंगे, जो भी उन्हें सोर्स मिलता होगा किसी पीरियड किसी टाइम पीरियड के बारे में, तो सोर्स मिलता ही होगा जिसके बारे में वो हिस्ट्री लिखते होंगे, ठीक है। तो हमने इस क्वांटिटी को नोटिस किया है, मतलब जो ये लगातार चलता आ रहा है इसको हमने नोटिस किया है, ये दिया गया है इसमें। दे स्टिल रिलाई ऑन द कॉइन्स। ये यहाँ पे देखो, ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अभी भी कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और जो आर्किटेक्चर्स होते थे, ठीक है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते थे, वो इन सब पे डिपेंड रहते थे इंफॉर्मेशन के लिए, कि उन्हें हिस्ट्री के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ से मिले। तो वो अभी भी इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। अब ये कहोगे, अब कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते होगे इन सब चीज़ों में, तो इनकी ना मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, वो पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। दिखाऊं पिक्चर आप लोगों को, चलो दिखाई देती हूँ, ये देख लो। ये क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जिन पे स्टूडेंट्स डिपेंड रहते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, ये हो गया। एंड एक ये हो गया आपका, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स इस तरीके की। यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हो, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में ही है, ठीक है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, और ये कॉइन्स थे जिनसे वो स्टडी करते थे। ये कुछ ऐसे कॉइन्स थे जिनसे वो स्टडी करते थे हिस्ट्री की, ये देखो ये कॉइन्स। और ये क्या थे, आर्किटेक्चर्स थे जो पहले के टाइम में बनवाए जाते थे। जैसे हमने अशोका जो पढ़ा था इन दी 6th क्लास, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो इस तरीके के वो उसने काफ़ी सारे पिलर्स जो थे बनवाए थे, ठीक है। उन पे इंस्क्रिप्शंस नोट कराए थे, अशोका द ग्रेट एम्परर, है ना। और ये देखो ये दीवार पर नोटेड है, ये सारे देखो, ये देखो ये दीवार पर इंस्क्रिप्शंस नोट डाउन है ना, देख पा रहे हैं उनको। और देखो ये दीवार पर आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्क्रिप्शंस और आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल। और ये देख लो, ये सारे देख लिया आपने, ये इतने मुझे दिखाने थे आपको। चलो अब चलते हैं टॉपिक पे, ओके। तो आपने देखा यहाँ पे भाई कि हिस्टोरियन की कॉन्टिन्यूटी एंड ऑल, इतना तो हम कर ही चुके हैं कवर। अब क्या है भाई, आर्किटेक्चर मतलब जो हिस्टोरियंस होते थे, इस लाइन को खोलिए अंडरलाइन,
कि rely on the coins, inscriptions and architectures and textual records for information लेने के लिए, हिस्ट्री लिखने के लिए बेसिकली, ठीक है. बट देर इज ऑल्सो कंसिडरेबल discontinuity. The number of variety of textual records increased dramatically during this period, ठीक है. बट इन सब चीज़ों में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो कि अब आप नीचे देखोगे कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्या थी इनमें. They slowly displaced other types of the available informations. Okay. They slowly displaced other types of the available information through this period. पेपर्स होते थे, और जो पेपर्स थे वो मतलब बढ़ते जा रहे थे. देखो मैन्युस्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा लिखी जा रही थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है. मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्यों लिखी, मतलब क्या रीज़न था एक तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट इतने ज़्यादा लिखने का, ठीक है. हिस्ट्री इतनी ज़्यादा लिखी जा रही थी, तो पेपर्स जो थे ना बहुत ज़्यादा चीपर होते और इजली लोगों को मिल पा रहे थे, इसलिए अवेलेबल हो पा रहे थे, तो लोग अच्छे से यूज़ भी कर रहे थे, और खासकर हिस्टोरियंस जो थे वो अच्छे से यूज़ कर रहे थे इन सब चीज़ों का. ओके. अब क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है. ओके. देखो यहाँ पे क्या है कि जो लोग थे वो होली टेक्स्ट, मतलब क्योंकि पेपर की जो अवेलेबिलिटी थी, ठीक है, वो बहुत इजीली हम लोग को मिल जा रहे थे अवेलेबिलिटी. तो फिर क्या हो रहा था कि जो लोग थे वो होली टेक्स्ट लिख रहे थे, ठीक है. जो लोग राजाओं का जो इतिहास था, क्रॉनिकल्स मतलब क्या होता है, इतिहास, तो राजाओं का जो इतिहास था वो लिख रहे थे, ठीक है. लेटर्स और टीचिंग जो थी संत की, मान काफ़ी सारे संत होते थे, तो उनकी टीचिंग्स को लिखते थे लोग, ठीक है. तो लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ द सन्स एंड द पिटिशंस ऑल्सो, ठीक है, एंड द जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर द रजिस्टर अकाउंट्स एंड टैक्सेस. तो मतलब इतनी सारी यूज़ हो रहा था किसका, पेपर्स का. और जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी ना, ये सिर्फ वेल्थी लोग, मतलब जो अच्छे खासे अमीर लोग होते थे, वही इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को सिर्फ रख पाते थे, या फिर वही इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखवा पाते थे, ठीक है. राजा होते थे, मोनार्कीज होती थी, एंड मोनार्की मतलब मोनेस्ट्रीज, सॉरी, एंड टेम्पल्स जो होते थे काफ़ी बड़े बड़े रूलर्स, ठीक है, और वेल्थी पीपल्स होते थे, वही सब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर जो ये सब होली टेक्स्ट ये सब होते थे, ये सब वही एफर्ड करवा पाते थे, वही लिखवा पाते थे सब, ठीक है. और क्या था कि मतलब वो अपने पास भी खुद भी वही रख पाते थे. और जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, इनका एक पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे आपने लाइब्रेरी सुना है, लाइब्रेरी में अभी बुक्स रखी जाती है हमारी, ठीक है, कोई भी बुक है वो लाइब्रेरी में रखी जाती है. तो क्या था, वही जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, ये कहाँ पे रखी जाती थी, ये आर्चीव्स में रखी जाती थी. प्लेस इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की तरह ही एक प्लेसेस होती थी, आर्चीव्स कहते थे उन्हें, उसमें रखी जाती थी. यहाँ पे देखो, ये आपको इधर से डेफिनेशन भी दी गई है इसकी, ठीक है. एक लाइब्रेरी टाइप एक रूम होती थी काफ़ी बड़ा सा. सो दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन, बहुत ढंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी हिस्टोरियंस को. मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर रही हूँ कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी हिस्टोरियंस को काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती थी, ठीक है. इनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री लिखने के लिए होते थे उनको मिलती थी. अब आपका क्वेश्चन मेरे से ये होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है भाई, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बता दो मुझे कि ये क्या होती है. तो मैन्युस्क्रिप्ट्स एक वी कैन से एक रिटन डॉक्यूमेंट टाइप होती है, ठीक है, एक हैंड रिटन बुक्स होती है जो कि हाथों से लिखी जाती है. हैंड रिटन बुक्स होती है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, जो कि किस लिखी जाती है, हैंड से. और एक्चुअली इनको लिखता कौन है, देखो हैंड रिटन बुक्स होती हैं, एंड दे प्रोवाइड लॉट ऑफ information, detailed information to historians, but they are also difficult to use. अब ये यूज़ करने में डिफ़िकल्टी क्यों लेके आती थी, क्या रीज़न ऐसा था कि इन्हें यूज़ करने में लोगों को स्टूडेंट्स, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, क्वेश्चन मार्क इसके आगे, ठीक है. ऐसा क्या रीज़न था कि ये डिफ़िकल्ट हो रही थी लोगों को रीड करने में, है ना. क्या उनको रीड करना नहीं आता था, नहीं, देखो रीड करना तो आता था, पर दिक्कत क्या हो रही थी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ना, इनमें भी चेंजेस आते जा रहे थे, ठीक है. कैसे चेंजेस आ रहे थे, सी देयर वाज उस जिस टाइम पे लिखी जाती थी उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं थी, ठीक है. देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी वहाँ पे. अब तो क्या होता था कि जो लोग होते थे अपने हाथों से लिखते थे. अब वो भी कुछ स्पेशल टाइप के लोग होते थे, मतलब स्पेशल टाइप लोग तो कॉमन ही होते थे, पर उनका नेम होता था एक, ठीक है. उनको बोलते थे स्क्राइब्स, ठीक है.
ये उनके अंदर मतलब ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखने की भी एक कला थी एक तरीके से, ठीक है, एक आर्ट थी। अभी आप चाहे लिख लिख के कितनी भी कॉपी भर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो स्क्राइब्स होते थे उस टाइम पे ये बहुत बड़ी कला मानी जाती थी भाई, कि लिखना भी उन्हें अच्छे से आता था, ठीक है। तो क्या था, स्क्राइब्स होते थे वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या करते थे, कॉपी करते थे। कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। इफ यू हैव एवर कॉपीड इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, मतलब अच्छा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है भाई, कि जैसे आप स्कूल नहीं गए किसी दिन, ठीक है, आप नहीं गए स्कूल, तो आपने अपने फ्रेंड से मांगा काम, व्हाट्सएप से मांग लिया या स्कूल में जाके मांग लिया, भाई कॉपी दे दो काम करना है, ठीक है, कल मैं आया नहीं था, तो आपके फ्रेंड ने दे दी, आपने ले ली लिखने के लिए। अब आपने ले ली लिखने के लिए, कुछ टाइम तक आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर बीच में क्या हुआ कि आपको उसकी राइटिंग नहीं समझ में आई, उसकी राइटिंग नहीं समझ आई, तो आपने कहा कि अभी मैम को कॉपी सबमिट करनी है जल्दी, तो कैसे भी करके दे रही, ठीक है, मैम भी तो डिग्री चेक तो करेंगी नहीं, तो मैं दे रही ऐसे करके। तो आपने जो मन में आया उसमें, मतलब कुछ करके ऐसे करके जो मन में आया लिख दिया, भले आपको उसकी राइटिंग समझ में नहीं आई। तो अब क्या हुआ कि वो आपका वहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक या फिर जो सेंटेंस थे वो मिस्टेक हो गया, वहाँ पे रॉन्ग हो गया। और अगर सेम कॉपी भाई आपके फ्रेंड ने मांगी आपसे, आपने उसको दे दी, तो उसका पूरा सेंटेंस, पूरी लाइन, या फिर हो सकता है पूरा पैरा गलत हो जाए, ठीक है, या उस पैरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाए, इट कैन पॉसिबल। तो यही बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था, हिस्टोरियन मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए ले तो लेते थे, बट जैसे लिखी तो मैन्युस्क्रिप्ट में जो राइटिंग होती थी वो काफ़ी हद तक तो समझने की कोशिश करते थे, बट जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी वो लिख तो दी वैसी की वैसी, बट उन वर्ड्स की मीनिंग चेंज हो जाती थी, ठीक है। और कभी कभार क्या होता था, जैसे एक मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बाद दूसरी लिखी गई, तो उसमें तो चलो मीनिंग ही चेंज रही, फिर उसी सेम जो दूसरी लिखी थी उसी से एक और मैन्युस्क्रिप्ट बनाई गई, ठीक है, एक और लिखी गई। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जो वर्ड्स नहीं समझ में आए, उन वर्ड्स की वजह से क्या हुआ, उनके वर्ड्स के चक्कर में पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया, फिर क्या हुआ, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही गलत हो गया। तो इस तरीके से मिस्टेक्स जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, बहुत ढंग से बढ़ती जा रही थी, ठीक है, वोकैबलरीज एंड ग्रामर मिस्टेक्स होती थी ढंग से बढ़ रही थी। तो अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ठीक है, गलत एक तरीके से हिस्ट्री लिखी जा रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ये। सो व्हाट इज हियर एक्चुअली, इतना समझ में आ गया, आई होप आ गया हो, ठीक है। तो अब क्या है भाई, यू हैव कॉपीड एवर, ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक आपको एग्जाम्पल दिया गया है। सो वही आप बताइए कि वैसे ही जो स्क्राइब्स होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे, ठीक है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, कॉपी करते करते छोटे मोटे पहले तो चेंजेस लेके आते थे, फिर किसी और स्क्राइब ने कॉपी की तो थोड़े और बड़े चेंजेस ले आया, फिर किसी और ने किया थोड़े और बड़े, हो सकता है किसी और ने किया तो पैराग्राफ में चेंजेस ले आया, या एक पर्टिकुलर लाइन में चेंज ले आया जिससे उसकी मीनिंग चेंज हो गई, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, मीनिंग ही चेंज होती जा रही थी उनकी। सो बर्ड हेयर अ सेंटेंस, कभी बर्ड या फिर कभी सेंटेंस, वही देगा कि कभी बर्ड या फिर कभी सेंटेंस में चेंजेस आ रहे थे। दीज स्मॉल डिफरेंसेस, ओके, तो these small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या हुआ कि एक ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, ये सबसे पहली मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि लिखी गई। अब इस मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी लिखा हुआ था ये दूसरे एक आया कोई एक क्रॉनिकल या फिर हिस्टोरियन, उसने एक इसी मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट बना दी, बट इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी भाई, ब्लर ब्लर, जो आपको आपको मतलब जैसे आप हिस्टोरियन हो आपको समझ में नहीं आई, आपने कहा लिख दे रहे एक ही दो वर्ड तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, लिख दे रहे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, लोग समझ लेंगे, तो आपने लिख दिया। अब जो नेक्स्ट हिस्टोरियन आया उसने इसी मैन्युस्क्रिप्ट की हेल्प से एक हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, उसने लिखने की कोशिश की भाई, तो अब क्या हुआ, आप जो आपने वर्ड्स लिखे थे उसको समझ में नहीं आए, उसने वर्ड्स वर्ड्स नहीं समझ में आए, और भी कुछ मतलब हो सकता है उस मतलब जैसे और भी आपने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हों वो उसे समझ में ना आए हो, तो हो सकता है उसकी लाइन ही पूरी की पूरी गलत चली गई हो, ठीक है, जो लाइंस लिखी हो वो पूरी पूरी गलत चली गई हो, फिर जो नेक्स्ट आया उसका और गलत चला गया, हो सकता है उसका पैरा ही पूरा गलत चला गया हो। तो इस तरीके से ना चेंजेस आते जा रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है,
सेम टेक्स्ट बिकेम सब्स्टिटेंशियली डिफरेंट। वो सेम टेक्स्ट होते थे, पहले जो स्टार्टिंग में था उसी को तो छाप के दूसरा बनाया गया था, थे तो सेम ही, लिखने की कोशिश तो सेम ही की गई थी, बट चेंज कैसे हो गए दोनों? मीनिंग चेंजेस हो गई, स्पेलिंग नहीं समझ में आई तो मीनिंग चेंजेस हो गई। फिर जो सेकेंड वाला था उसी से छाप के तीसरा बनाने की कोशिश की गई, बट वो कैसे चेंज हो गया? और सेंटेंसेस चेंज हो गए, उनकी मीनिंग चेंजेस हो गई। तो इससे जो सेम टेक्स्ट होते थे वो सब्स्टिटेंटली डिफरेंट होते जाते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चेंजेस आते रहते थे उसमें। another so this was a serious problem because we rarely Mhm. Okay, so this was a serious problem because why this was a serious problem? Because we find the original manuscript rarely, क्योंकि हमें बहुत कम ही बाई चांस ऐसा हो सकता है कि शायद हमें कहीं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए, ठीक है। ओरिजिनल तो अब कहीं नहीं मिलती है, सबकी फोटो कॉपी जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी वही मिलती है, ओरिजिनल अब मुश्किल है कि शायद कहीं मिल जाए, ठीक है। तो अब रियरली ही हमें ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो मिलती थी। एंड वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर सब्सक्राइब्स, ठीक है, जो सब्सक्राइब्स ने बनाई हुई होती थी, जो कॉपीज उन मैन्युस्क्रिप्ट की बनी होती थी, हम उन्हीं पर डिपेंड रहते थे, हम उन्हीं पर डिपेंड रहते थे, जो कि किसने बनाई होती थी? जो स्क्राइब्स होते थे उन्होंने बनाई होती थी, तो हमें ओरिजिनल मिलती नहीं थी, तो जो मिलता था उसी पर डिपेंड रहते थे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर, जो जैसे एक जैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे स्क्राइब्स ने लिखी जो मैन्युस्क्रिप्ट, अब जो हिस्टोरियंस आ रहे हैं, अब उनको जब हिस्ट्री लिखनी है तो उन्होंने समझने की कोशिश की, पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, समझ में नहीं आई, जितना आया उतना लिख दिया, जो नहीं आया था वो भी उसमें कॉपी करने की कोशिश की, तो फिर और उसकी मीनिंग चेंज होती चली आई। तो ऐसे क्या हुआ भाई, मीनिंग चेंज होती चली आई पास से, और अभी उन वर्ड्स की मीनिंग ही कुछ और है। समझ में आ गया आप लोगों को इतना? आई होप कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की भाई आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। फिर क्या हुआ? ऑन द ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। ऑन द ओकेजन जो ऑथर्स होते थे, वो जो क्रॉनिकल्स इतिहासकार होते थे, उनके बारे में बताया गया भाई कि जो क्रॉनिकल्स थे एंड द इतिहासकार रिवाइज द क्रॉनिकल्स एट द डिफरेंट टाइम्स। अब यहाँ पे देखो मेन यहाँ पे है 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकल जियाउद्दीन वर्नी, ठीक है। 14th सेंचुरी, जो सेंचुरीज होती है, जैसे अभी 16th सेंचुरी में क्या बोलते हैं, बाबर ने 16th सेंचुरी में जो बाबर था उसने हिंदुस्तान का मीन्स कुछ और निकाला था, तो ऐसे सेंचुरीज आपको ध्यान रखनी है। ये सेंचुरीज टिक द करेक्ट आंसर में आई एम श्योर पक्का आएंगी, ठीक है, कोई ना कोई आ सकती है सेंचुरी, आपको ये ध्यान रखनी है सेंचुरीज। तो क्या है भाई, जियाउद्दीन जो वर्नी थे उन्होंने एक क्रॉनिकल रीड मतलब लिखा, एक इतिहास लिखा, वो एक क्रॉनिकलर थे ना, तो उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखा इन 1356 में। और फिर क्या हुआ, जो दूसरा था, दूसरा वाला वो 2 साल बाद लिखा, 2 years बाद, ठीक है, 2 years लेटर लिखा उन्होंने सेकेंड, पहला लिख लिया 1356 में, और जो नेक्स्ट वाला था वो 2 years लेटर लिखा, ठीक है। अब देखो मैं आपको आप ही के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अभी आप 7th में हो, ठीक है, एंड जब आप 4th या 5th में थे तो शायद ही कॉपी रखी हो उसकी आपके पास, मुझे नहीं पता, ठीक है, बट अगर आपके पास कोई राइटिंग हो उसकी तो आप उसको खोल के देखना, और प्रेजेंट टाइम में जो 7th की राइटिंग है उसको खोल के देखना, तो आप उन दोनों में ही ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाओगे। तो सेम वही यहाँ पर भी हुआ कि जो जियाउद्दीन वर्नी थे उन्होंने जो 1356 में लिखा, उसका जो नेक्स्ट लिखा था ना, उनकी राइटिंग में और जो कुछ वर्ड्स थे उनमें डिफरेंस था, तो लोग उनको समझ नहीं पाए, जो हिस्टोरियंस थे वो उनको समझ नहीं पाए उनके वर्ड्स को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो जो मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट जो बनाई थी वो एक ही इंसान ने बनाई थी, पर ऐसा लग रहा था कि 2 अलग अलग इंसान ने बनाई हो, क्योंकि राइटिंग जो थी ना बहुत डिफरेंट लग रही थी, राइटिंग जो थी उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट राइटिंग लग रही थी वो। तो क्या हुआ कि लोगों को वही समझ में नहीं आया था, हिस्टोरियंस जो थे वो दे वर इनेबल टू रीड दैट, ठीक है, उनको ये बिल्कुल भी पल्ले नहीं बढ़ रही थी। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ, आपको एक बात बताती हूँ कि जो उसका फर्स्ट वर्जन था ना, फर्स्ट वर्जन इन
1968 जहाँ तक ना, जो उसका फर्स्ट वर्जन था, जो जियाउद्दीन जो वर्णी थे उन्होंने लिखा था, जो उनका उसका फर्स्ट वर्जन था, किसी लाइब्रेरी में रखा गया, ठीक है, लाइब्रेरी कलेक्शन में। तो क्या होता था कि 1960 तक ना उसका जो फर्स्ट वर्जन था वो तो मिला ही नहीं लोगों को। अब जब मिला नहीं तो लोग जो हिस्टोरियंस थे वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्हें राइटिंग देख के इतना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था, ठीक है, तो उन्हें समझ भी नहीं आया। तो 1960 तक उसका फर्स्ट वर्जन तो मिला ही नहीं, क्योंकि और जो साथ में दोनों टेक्स्ट थे ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे थे, सेम लग नहीं रहे थे वो दोनों टेक्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जो टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। बट द हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। पर हिस्टोरियंस को फर्स्ट वर्जन जो था वो कहाँ पे है उसका कुछ पता नहीं था, क्योंकि क्या होता है लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी होती है, एक तो दो होती नहीं है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो जो इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनमें कहीं दब गई होगी या खो गई होगी, नहीं मिलनी होगी, है ना। तो हिस्टोरियंस को 1960 तक तो वो मिली नहीं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हो गया ना इतना टॉपिक क्लियर? अगर हुआ करे भाई तो कमेंट में बता दिया करो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दिया करो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन हो कैन राइट इन दी कमेंट, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना भाई प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब तो मतलब कर ही देना, आपका तो यार कुछ जानने नहीं वाला है ना। आपको इनफेक्ट वीडियोस और मिलेंगी, बाकी की जो आगे की सारी वीडियोस है वो मैं आपको प्रोवाइड कराती जाऊंगी। बट लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है, ये मैं आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से कह रही हूँ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।